चीक सेल को रख के देखेंगे तो बीच में सेंटर पर एक गोलाकार जैसे बॉल होती ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें जो मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जैसे फिंगर का मूवमेंट हो गया, बाइसेप का मूवमेंट हो गया, ये फोरआर्म का मूवमेंट हो गया, तो ये जो मसल्स हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाता है, उसको हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइवर ऑफ द सेल, केंद्रक के बारे में बात की थी कि केंद्रक का काम क्या होता है, कैसा दिखता है, किस कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर होता है, केंद्रक के अंदर क्या क्या मिलता है, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है जो एक्चुअली डीएनए का बना होता है। और डीएनए क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सूचनाओं को लेके जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई रिश्तेदार आया हो और उसने बोला हो, अरे चिंटू तो है, पापा पे गया है। कोई कहे नहीं, चिंटू थोड़ा मम्मी जैसा भी दिखता है, दोनों के कैरेक्टर हैं, इसके बाल मम्मी जैसे हैं, सिर पापा जैसा दिखता है, आंखें पापा जैसे दिख रही हैं, या फिर स्किन का कलर मम्मी पर गया है, हाइट पिताजी पे गई है। ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको जरूर मिले होंगे या आपने जरूर सुना होगा। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? ये कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं? डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, हेरिडिटरी वेहिकल क्या होता है, या हेरिडिटरी यूनिट क्या होता है, कोई डीएनए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज हम लोग समझेंगे जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है वो आगे क्रोमोसोम कैसे बनाता है। काफी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है। आज हम लोग इसको इजीली वे में आराम से जो 9th के सिलेबस के हिसाब से है वैसे समझ लेंगे। वैसे तो आप ये चैप्टर को 11th क्लास में भी पढ़ेंगे और 11th क्लास में थोड़ा सा ये ब्रॉड दे रखा है और इसके बारे में काफी बातें बताई गई है, लेकिन 9th के हिसाब से जो जरूरी होगा वो मैं आपको इजीली इसमें समझा दूंगा। जैसे एक ह्यूमन सेल में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। डीएनए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, लीनियर होता है, रैखिक होता है, जैसे चोटी नहीं बनी होती है वैसे ही बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? ये शुगर का, फॉस्फेट का, नाइट्रोजन बेस, जो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, सिंपल सा ये डीएनए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डीएनए। इसमें कुछ कोड्स लिखे रहते हैं। ये कोड जो होते हैं वो बस ATGC इन्हीं वर्ड्स में लिखे जा सकते हैं। जैसे आपकी बुक में अल्फाबेट से कोई वर्ड लिखा जाता है, ABCD से पूरा Z तक में से कोई भी लेटर्स मिलके वर्ड बना देते हैं, इंफॉर्मेशन उससे पता चलती है। वैसे ही नेचर ने जो इंफॉर्मेशन कैरी करने का मेथड बनाया है उसके लिए कुछ कोड दे रखे हैं, ATGC। वैसे तो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं जो यहां पर लिखे होते हैं। जैसे अगर यहां A है तो इसके सामने T आएगा, G है तो C आता है, T है तो आगे A लगा दीजिए, फिर G तो C, अगर C है तो G लगा दीजिए। ये आपके रूल हैं जो 11th क्लास में पढ़ने होंगे। अभी सिंपल सा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ATGC ऐसे लिख दिया। A के सामने क्या आएगा? T, AC आ जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ C और यहाँ पे G। ऐसे कुछ कोड्स लिखे होंगे। इन कोड में ही इंफॉर्मेशन होती है कि कोई सेल क्या करने वाली है। तो डीएनए का वो भाग जो सूचना देता है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने वाली, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कह देते हैं। अभी तुम्हारा जीन्स पैंट वाला जीन नहीं है, ये जीन है। क्या है? जीन। जीन क्या होता है? डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाने की सूचना रखता है उसको जीन कहते हैं। बाकी कुछ पार्ट में कहो इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे इसमें ही है, बालों का कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा, ब्राउन होगा।
शेप कैसा होगा, कर्ली हेयर्स होंगे या स्ट्रेट हेयर्स होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं। कुछ इस पार्ट में इंफॉर्मेशन है, कुछ आगे होगी। तो डीएनए का वो पार्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ताकि प्रोटीन बनाया जा सके, उसको जीन कहते हैं। प्रोटीन क्यों? क्योंकि सेल कुछ भी एक्सप्रेस करेगी वो प्रोटीन बना के ही एक्सप्रेस करती है। राइबोसोम पढ़ाए थे तब भी बताया था, उसको एक बार आप चेकआउट कर लेना। तो ये डीएनए है, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे किताब में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ओपन किताब है तो आप पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे ही नॉर्मल सेल अवस्था है तो उसमें डीएनए क्रोमेटिन रेटिकुलम के रूप में पड़ा रहेगा, जिसको इंफॉर्मेशन आगे भेज सकता है या सेल को इंफॉर्मेशन दे सकता है कि क्या काम करवाना है। तो ये डीएनए होता है। डीएनए बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको क्या करना होता है, छोटी सी जगह में पैक करना है। जैसे आपने ऊन है फैली हुई है, उसको छोटी सी जगह में रखना है तो आप क्या करोगे, उसको लपेटना चालू करते हो, कंडेंस कर देते हो। कंडेंस करेंगे और कॉइल करेंगे तो वो क्या बन जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम, और फिर क्रोमोसोम बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो डीएनए होता है इसमें क्या करवाना होगा, इसको कंडेंस करना होगा और कॉइल करना होगा, लपेटना होगा। अब वैसे तो इसको लपेटते न्यूक्लियोसोम पर है, न्यूक्लियोसोमल मॉडल बनता है, वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं तो उस पर जाते नहीं है। सिंपल सा डीएनए बहुत लंबा पार्ट है, इसको क्या करना है, संघनित करना है और कॉइल करते हुए जाना है, तो कुछ क्रोमेटिन रेटिकुलम बन जाएगा। और क्रोमेटिन रेटिकुलम को भी और ज्यादा कंडेंस और कॉइल करेंगे तो ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर मिलता है। इसको कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसको स्ट्रासबर्गर ने खोजा था सबसे पहले, और इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया था। गुणसूत्र जो होते हैं बेटा, गुणसूत्र हमेशा कोशिका विभाजन के समय दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। नॉर्मल सेल में ये दिखाई नहीं देते, तो कब दिखाई देंगे, कोशिका विभाजन के समय। नाम से समझो, गुणसूत्र। गुण मतलब कैरेक्टर और सूत्र मतलब धागा, मतलब एक ऐसा धागा जिसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको गुणसूत्र कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम मतलब क्रोमा से लिया गया। किससे लिया गया है, क्रोमा। क्रोमा मतलब होता है कलर। क्या होता है बेटा, कलर होता है। और सो मतलब बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो कलर ले लेती है, रंग ले लेती है, उसको क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम कह देते हैं। जब भी स्टेनिंग करते हैं और देखते हैं तो क्रोमोसोम डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन रेटिकुलम का संघनित और कुंडली करत एक रूप है जो रॉड शेप में दिखाई देता है और जो कलर्स ले लेता है, उसको गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये सभी स्पीसीज के एनिमल्स में फिक्स, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, इस जितने भी ह्यूमन है सभी में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। कितनी होती है, ह्यूमन में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर 23 जोड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। डॉग में अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, तभी वो डॉग है। कैट में अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, अलग नंबर में होते हैं, इसलिए वो कैट है। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स बोल सकते हो, इसलिए ये ह्यूमन है। अगर इसमें कोई भी कम ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी जेनेटिक डिसीज बन जाती हैं। अगर बहुत ही ज्यादा हो गए तो वो ह्यूमन ही नहीं होगा। 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए ह्यूमन बनने के लिए। 23 जोड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 23 इसमें फादर साइड से आते हैं और 23 मदर साइड से आएंगे। जब वो कंबाइन होते हैं तो 46 क्रोमोसोम बनते हुए दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इसमें बीच में एक सेंटर पर डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोला जा सकता है। इसके ऊपर साइड और नीचे साइड पर क्रोमेटेड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटेड पाए, जो ये हिस्से हैं इनको क्रोमेटेड बोल देते हैं।
और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो इसको घेरे रहती है, इसको कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का जो धागा है उसको क्रोमोनिमा बोलेंगे, और उस पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको क्रोमोमियर बोलते हैं। जब कॉइलिंग होती है, न्यूक्लियोसोम बनते हैं, तो वो बीड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोती होता है और माला, मोतियों की माला देखो तो मोती बीच बीच में दिखाई देगा, वैसा ही ये दिखाई देता है। और सेंट्रोमियर पर साइड में क्या पाए जाते हैं? काइनेटोकोर पाए जाते हैं, ये पाए जाएंगे काइनेटोकोर। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, आगे जाके स्पिंडल फाइबर से जुड़ने का काम करेंगे, जिससे इसको अलग अलग किया जा सके। और क्या देखने को मिलता है? टीलोमियर देखने को मिलता है। टीलोमियर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? कैप लाइक। जैसे जूते के फीते जो होते हैं उसमें देखोगे आप टिप पर कुछ प्लास्टिक या मेटल का कवरिंग लगा होता है उसको पकड़ने के लिए। अगर वो ना हो, सिला भी ना हो, तो वो धागे सारे निकल जाएंगे और वो लेस खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसको भी कंडेंस और कॉइल किया गया है। अगर इसको बचा के रखना है तो ऊपर नीचे क्या होगा? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको टीलोमियर कहते हैं। धीरे धीरे करके जब लगातार सेल डिवीजन होता रहता है तो ये टीलोमियर छोटा होता जाता है, कम होता जाता है, और जब ये टीलोमियर खत्म हो जाएगा तो ये क्रोमोसोम कभी बन नहीं पाएंगे, और नहीं बन पाएंगे तो सेल डिवीजन भी फिर नहीं होगा, तो वो सेल डेड हो जाती, मर जाती है। तो टीलोमियर को देखकर सेल की लाइफ बताई जा सकती है कि वो कितने टाइम तक जीवित रहेगी। तो टीलोमियर कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको खुलने से रोकता है। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम। अगर मैं बनाना चाहूं, जैसे अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, इसको अगर मैं रफ कर दूं, समझिए ये है कोश का विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोश का विभाजन के समय पर किस प्रकार का जो क्रोमेटिन रेटिकुलम था वो कैसा हो जाएगा? यहां पर डेंस होता हुआ दिखाई देगा और फॉर्म करेगा, आपके क्रोमोसोम को फॉर्म करता है, जो 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होंगे। मतलब ये समझिए, जैसे आपका एक क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ऐसे 2 होंगे, क्रोमोसोम 2 होंगे, 2 वाले ऐसे क्रोमोसोम, ये तीसरे हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये पेयर में दिख रहे हैं। ऐसे करते करते कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 26 क्या 23 पेयर बनते हैं। कब? सेल डिवीजन के समय। कब बनते हैं? सेल डिवीजन के समय। एक पेयर आया मदर की साइड से, एक आया फादर की साइड से, तभी आप में करेक्टर जो होते हैं मदर साइड वाले भी दिखाई देते हैं और फादर साइड वाले भी दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बेस पर क्रोमोसोम को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं इसको बताया गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करके क्रोमोसोम के टाइप बता देता हूं आपको। ये रफ कर देते हैं, ये आप समझ गए होंगे क्रोमोसोम के बारे में कि गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र की खोज किसने की, सबसे पहले किसने देखा, और नामकरण किसने किया है गुणसूत्र का। अब हम लोग देखेंगे गुणसूत्र के टाइप। कितने टाइप के गुणसूत्र होते हैं? किस बेस पर? सेंट्रोमियर के बेस पर। ये आपके इस प्रकार का बना देते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम ये है, इसके सेंटर में सेंट्रोमियर है, ठीक है। एक क्रोमोसोम ये है जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं जिससे समझ में आए कि एक साइड का क्रोमेटिड बड़ा दिखाई दे रहा है ऐसे। अब ये बड़ा हो गया, ठीक है। और कैसा हो सकता है? और ऊपर जा सकता है सेंट्रोमियर, ये वाला हो सकता है। और कैसा हो सकता है क्रोमोसोम? कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है। ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड्स के मिड में होता है, उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। जिसमें थोड़ा सा साइड में खिसक जाता है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में खिसक गया है,
इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा और पास में खिसक गया, टीलोमियर साइड पे जा रहा है, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जिसमें लास्ट टीलोमियर पे ही पहुंच गया है, इसको क्या बोल देंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब इन क्रोमोसोम के शेप के बारे में बोला जाता है, तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाइए। यहां पे सेंट्रोमियर पे तुमको क्या करना है, एक रस्सी बांध के इमेजिन करना है। अब अगर तुम रस्सी बांध के इसको खींचोगे, तेजी से खींचोगे, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार का शेप बनाएगा, वी शेप का शेप बना लेता है। तो मेटासेंट्रिक कैसा होता है, वी शेप का होता है। कैसा होता है, इसका शेप होता है वी शेप, जब आप उसको खींचोगे तो। सब मेटासेंट्रिक कैसा शेप बनाएगा, अगर आप इसको खींचेंगे, इधर पे खींचेंगे, तो एक छोटी साइड एक बड़ी साइड, तो ये लगभग एल जैसा दिखाई देता है, तो इसको एल शेप क्रोमोसोम भी बोलते हैं। एक्रोसेंट्रिक आपको कैसा दिखाई देगा, एक्रोसेंट्रिक खींचेंगे, टीलोसेंट्रिक खींचेंगे तो ये आई शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, ये आई शेप का दिखाई देगा। ये इसको अगर आप खींचेंगे तो ये जे शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, जे शेप का दिखाई देगा। एक्रोसेंट्रिक कैसा दिखाई देता है, जे शेप का आपको ऑब्जर्व होता है। तो ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम है, किस बेसिस पर, सेंट्रोमियर के बेस पर कितने टाइप के होते हैं और उनका शेप कैसा होता है। ये जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता, बाकी क्रोमोसोम्स के टाइप देखने को मिलते हैं। तो आज आपने समझा क्रोमोसोम क्या है और ये कब दिखाई देता है, किसने खोजा और क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पर्याप्त है, और 11th में आएंगे तो आपको इससे ज्यादा भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।